नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कमेंट बॉक्स में बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ाइए, है ना, जितने भी लेक्चर होते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी जितने भी लेक्चर होते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत उनको हम सिस्टमैटिक एक सीरीज के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर भारत का सामान्य परिचय, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इससे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली 3 से 4 दिन इस टॉपिक की क्लास यहाँ पर चलेगी क्योंकि काफी लंबा टॉपिक होता है और इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एक चीज हमें अच्छे से पढ़ना आवश्यक होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी पूरी सीरीज होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो हमारी पूरी सीरीज होने वाली है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस सीरीज को आप फॉलो जरूर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं। ठीक है, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से एक बार आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है और सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री कमजोर है और आप सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ हिस्ट्री का कोर्स ही ले सकते हैं, जो कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई गई। जैसे कि हिस्ट्री दुष्यंत सर पढ़ाते हैं, तो दुष्यंत सर का कोर्स आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स मिल जाएगा, इंडियन प्लस वर्ल्ड का लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की कोर्सेज मिल जाते हैं और काफी कम यहाँ पर फी रखी गई है। ठीक है, अमाउंट रखा गया है। इसके अलावा डिफरेंट इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल और अलग अलग फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो एक हमारा आरंभ बैच है जो कि जीएस का फाउंडेशन बैच है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, तो डिफरेंट कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है, आप जानते ही होंगे कि क्रेजी जी के ट्रिक, जो हमारा ये रूट चैनल है ये क्रेजी जी के ट्रिक का ही है या फिर पावर्ड बाय क्रेजी जी के ट्रिक है। ठीक है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं, पीडीएफ्स यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पहले हम इसका पूरा इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चूंकि पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे आप पीसीएस की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, एसआई, पुलिस, स्टेट एग्जाम, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें हम भारत के क्षेत्रफल की, बड़े देशों की, है ना, कितने राज्य, कितनी यूनियन टेरिटरी है, भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं की, है ना, इन सभी बेसिक बातों के बारे में चर्चा करते हैं हम। अगला है भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लगभग हम 6 टॉपिक पढ़ते हैं, ये 6 टॉपिक लिखे हुए हैं, इसके अंदर के ही टॉपिक हैं। जैसे कि हिमालय पूरी रेंज हम पढ़ते हैं, इसको हम उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं। नर्दर्न प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं, है ना। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा भारत का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, जो हमारे यहाँ थार मरुस्थल है। तटीय मैदान, है ना, इसके दोनों किनारों पर आपको कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे प्रायद्वीपीय भारत में, तो इनको हम पढ़ेंगे। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को हम पढ़ेंगे। जो अपतटीय द्वीप हैं, अपतटीय द्वीप मतलब यहाँ कोस्ट लाइन के आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे एक बहुत बड़ा फिजिकल पार्ट जो इंडियन ज्योग्राफी का है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत का ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम, अपवाह तंत्र, नदी घाटी परियोजनाएं, डैम, प्रमुख झीलें, जलप्रपात, मिट्टियां, सॉइल, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये सब हम पढ़ेंगे। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन संसाधन, कृषि, परिवहन, मतलब पूरी इंडियन ज्योग्राफी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपको निश्चिंत होकर के इस सीरीज को फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को
इस सीरीज के बारे में बताना है, सजेस्ट करना है, आपके ग्रुप्स वगैरह में शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम यहाँ पर चीजें पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। दूसरी बात कि जो भी हमारा यहाँ पर कंटेंट होने वाला है ना, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट जो है पूरा आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में और हिंदी में रहेगा। जो मैं यहाँ पर कंटेंट डिलीवर करूंगा वो मैक्सिमम हिंदी में रहेगा, पर जो भी टर्म्स यूज होते हैं टेक्निकल, जहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होती है, तो वहां पर मैं टर्म्स भी पूरे यूज करते जाऊंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है ना। वर्ल्ड मैप में आपको जानते ही होंगे। इसके अलावा हमारे जो क्रेजी जी के ट्रिक का यूट्यूब चैनल है, वहां पर मेरी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज भी चल रही है। यूपीएससी लेवल का कंटेंट वहां पर है, तो जिसमें हम पूरे महाद्वीपों को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप हमने ऑलरेडी वहां पर कवर कर लिया है, तो आप उस सीरीज को भी जरूर फॉलो कीजिए। सिंपल आप सर्च कर लीजिए कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज बाय साहू सर या फिर दिनेश साहू सर, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर महाद्वीप दिख रहे हैं, लगभग 7 महाद्वीप हैं। एशिया हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, यूरोप हो गया, और यहाँ पर ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 7 महाद्वीप में से जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, हमारा जो देश है, वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो इस एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपको हमारा भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी ये लोकेशन है, आपको सबसे पहले भारत की लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब नई नई तैयारी करना स्टार्ट होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पता होता है ना। थोड़ा सा हम बेसिक से ही यहाँ पर चलेंगे, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो थोड़ा सा वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको देखना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है ये, और यहाँ से मैं यदि लाइन खींच दूँ तो ये दक्षिण एशिया का पार्ट है ना। अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि करके, तो याद रखना एशिया कॉन्टिनेंट में भारत आता है, दक्षिण एशिया में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैंने वर्ल्ड मैप से एशिया के मैप को, सॉरी इंडिया के मैप को यहाँ पर मैंने जूम कर दिया, ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहली बात, जो हमारा भारत है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे ये राज्य दिख रहे होंगे, स्टेट दिख रहे होंगे, ठीक है, स्टेट दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं राज्य, ठीक है। तो सबसे पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो भारत है इसमें कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। तो हमारे भारत में 28 राज्य और प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 तो स्टेट हैं, है ना, जिनको हम राज्य बोलते हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 28 राज्य हैं, 29 नहीं है, याद रखना। पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य होता था, परंतु अब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया दिया गया है ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर होता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, है ना। होमवर्क क्या है कि यहाँ पर ये इंडिया का मैप है आपके पास, और एक बात और आपको बता दूं, आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए, है ना। एटलस क्या होता है? एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं, मैप होते हैं अलग अलग टाइप के, पॉलिटिकल राजनीतिक मैप होंगे, उसमें फिजिकल मैप होंगे, तो वो आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी पूरा मैपिंग का ही खेल होता है ना। आपको जिस जगह की लोकेशन अच्छे से पता होगा, मान लीजिए मैं राजस्थान राज्य की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा राज्य है, इसकी लोकेशन कहाँ है, किस किस राज्य से लगती है, पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है, तो ऐसी चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपकी मैपिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही अच्छी आपकी ज्योग्राफी होगी, तो एटलस आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यदि नहीं होगा तो आपको आज लेकर के आना है, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये भारत का मैप हो गया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 28 राज्य जो हैं इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। लोकेशन तो चलिए ठीक है, वो मैं आपको बता ही दूंगा जैसे से हम आगे पढ़ेंगे। आपको इनकी कम से कम राजधानियां तो याद होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर राजधानियां तो याद नहीं कराऊंगा, हम 8 यूनियन टेरिटरी को जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन राज्यों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 28 राज्य की जो कैपिटल है, राजधानियां हैं, ठीक है, राजधानियां, इनको आप जरूर याद कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब राजधानियों से थोड़ा ना एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप राजधानियां क्यों याद करा रहे हो? तो ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल हो गई, जो यूनियन टेरिटरी वगैरह की कैपिटल है ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो कई बार ऐसी कैपिटल आ जाती हैं, और कैपिटल कैसे पूछता है, 4 राज्य यहाँ पर आपको दे देगा और यहाँ पर 4 कैपिटल दे देगा। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का दे दी, तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और आपके एग्जाम में आपको पता ही आजकल कितना कंपटीशन है, एक एक अंक का कितना ज्यादा महत्व है, तो हर एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। तो पूरे 28 राज्यों की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए
आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हमें भारत के जो नाम है ना, अक्सर आप सुनते होंगे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जम्बू द्वीप, इस टाइप के नाम, आर्यवर्त, इस टाइप के नाम अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन भी होता होगा कि एक्चुअल नाम क्या है, हमारे संविधान में कौन कौन से नाम है, और आजकल खासतौर पर न्यूज में भी काफी ज्यादा है भारत और इंडिया नाम के मुद्दे पर। ठीक है, कि हमारा जो देश है इसका नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो ये काफी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, न्यूज में भी चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से अगले जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो एक एक करके जो भी हमारे भारत के नाम है उनको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें यही पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन कभी किसी को देंगे तो सबसे पहले तो आप नाम ही बताते हैं, मेरा कि नाम दिनेश साहू है या फिर आपका नाम जो भी है, तो अपने बारे में बताते हैं, फिर आप अपनी फैमिली, अपना घर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत के नाम जरा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सबसे मेन नाम एक प्रकार से भारत है। ठीक है, जो कि अभी मांग भी चल रही है कि भैया हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये भारत नाम है ये कहां से आया, तो महाभारत में आपने सुना होगा। ठीक है, एक किंग हुए हैं, एक राजा हुए हैं, राजा दुष्यंत, है ना, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला। ठीक है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे भरत, है ना, इनके पुत्र थे भरत। तो इनके नाम पर ही जो हमारा देश है इसका नाम भारतवर्ष या फिर भारत रखा गया है ना। पुराणों में या फिर बोल लीजिए महाभारत में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत थे, जो कि काफी प्रतापी राजा थे, इनके ही नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। अब इनकी थोड़ी सी स्टोरी भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जो राजा भरत थे, है ना, ऐसा माना जाता है इनके टाइम से ही एक प्रकार से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, है ना, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अब इसका मतलब क्या है, ऐसी कहानी चलती है कि देखिए जो राजा भरत थे इनके जो पुत्र थे, है ना, इनके जो पुत्र थे, है ना, अब आपको पता है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है, उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता है। लेकिन राजा भरत के जो पुत्र थे ये बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे, मतलब राजा बनने जितना योग्य नहीं थे। ठीक है, तो राजा भरत ने किसी अलग पर्सन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था या फिर किंग बनाया था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है इनके टाइम से ही लोकतंत्र की एक प्रकार से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक स्टोरी थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना जो भारत नाम है ये राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत थे, वहां से ही आया है भारतवर्ष। अक्सर जो हिंदी मीडियम की बुक्स चलती थी बचपन में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि शेर के ऊपर एक बालक बैठा हुआ है और शेर के दांत गिन रहा है। ठीक है, ऐसे जटाएं हैं उनकी, काफी लंबे बाल हैं, तो वही भरत हैं। ठीक है, तो उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अगला नाम डिस्कस कर लेते हैं। अगला नाम है इंडिया। ठीक है, दूसरा जो हमारे संविधान जब आप पढ़ते हैं, है ना, तो ये दो नाम ही आपको देखने को मिलता है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये दोनों नाम ही हमारी जो संविधान की बुक है, ठीक है, हमारे संविधान में ये दो नाम ही आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया नाम कहां से आया, तो यूनानियों के द्वारा, जो ग्रीक है, एक देश है यूनान, आप यूरोप कॉन्टिनेंट में देखते हैं, भूमध्य सागर के पास, वहां पर आपको एक यूनान देश देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीक, तो उनके द्वारा ही ये नाम दिया गया है इंडिया। अब ये नाम आया कैसे, तो इसकी भी स्टोरी है ना। यहां पर देखिए जैसे भारत का ये मैप है ना, यहां पर देखिए एक नदी बहती है, ये एक नदी है, ये इसका नाम है भैया सिंधु नदी। क्या नाम है इसका, नाम सिंधु, या फिर इसको बोलते हैं, एक तो नाम ये हिंदी में हो गया, एक नाम है इसका इंडस, है ना, इंडस, दो नाम है ना। अभी सिंधु के बारे में बताऊंगा, इससे हमारा हिंदुस्तान नाम सिंधु से पड़ा है, और इंडस से क्या पड़ा है, इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो इसी इंडस से इंडिया बना हुआ है, आपको याद रखना है। देखिए क्या है, यहां पर यदि आप देखेंगे ना, यहां पर ये पूरा जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, हिमालय रेंज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब फिजिकल डिवीजन में, अभी तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी समझा रहा हूँ, क्या थोड़ा सा स्टोरी समझा दो तो आपको चीजें याद हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हिमालय, विशाल हिमालय, है ना। यही कारण है कि यहाँ से आपको कभी, आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो कभी भी यहाँ से कोई आक्रमण आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये पूरा हिमालय रेंज है ना, यहाँ तक पूरा ये हिमालय ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भैया बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ पर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो मतलब ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है।
ठीक है। अब प्राचीन काल में क्या होता था, अब ऐसा तो था ना कि भैया बड़ी बड़ी शिप तो अभी कुछ टाइम में चलना स्टार्ट हुई है, समुद्री मार्ग की भी कुछ सैकड़ों साल पहले ही खोज हुई है ना। तो पहले प्राचीन समय में क्या होता था, भारत किसी को आना हो तो एकमात्र रास्ता यही होता था, यही बचता था भारत आने के लिए, एकमात्र रास्ता यही होता था, क्योंकि यहाँ हिमालय है, बाकी यहाँ पर तो सागर महासागर है, और पहले तो खोज भी नहीं हुई थी समुद्री मार्गों वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ से ही लोग आते थे भारत, ठीक है। अब जब यहां से लोग भारत आएंगे, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड से, सेंट्रल एशिया साइड से, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी भारत आते थे तो भारत आने के लिए उनको एक नदी क्रॉस करना पड़ती थी। ये नदी का नाम क्या था, सिंधु या फिर इंडस, है ना। इस नदी का नाम था सिंधु या फिर इंडस। तो विश्व में प्राचीन समय से ही एक ये मतलब आम बोलचाल की भाषा में जैसे रहता ना कि कोई गांव होगा तो हम कोई ऐसा गांव है और वो किसी नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसा बोलते हैं कि उस नदी के किनारे वो फलाना फलाना गांव स्थित है। तो उस समय ऐसा बोला जाता था कि भैया सिंधु नदी के किनारे या फिर इंडस रिवर के किनारे एक देश है, ठीक है, जिसका नाम इंडिया है। तो इसी इंडस रिवर के चलते ये इंडिया नाम हमें दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से सिंधु का भी महत्व है, सिंधु से हमें हिंदुस्तान नाम मिला है, ठीक है, हिंदुस्तान, सिंधु से ही हिंदू बना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, और वहां सेंट्रल एशिया के फिर थोड़ा सा नीचे यहां पर आएंगे आप तो आपको एक देश मिलेगा ईरान, ठीक है, एक देश आपको मिलेगा ईरान, ठीक है, ये ईरान, है ना। ईरान को ही पहले बोलते थे पर्शिया, फारस या फिर पर्शिया बोल लीजिए, फारस लिख दे रहा हूं मैं, है ना, फारस या फिर पर्शिया इसको हम बोलते थे, ठीक है। अब जो ये पर्शियन लोग होते हैं, ईरानी लोग होते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये शाह को हा बोलते हैं, ये सा नहीं बोल पाते, ये शाह को क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं, ठीक है, शाह को ये हा बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी जब भारत आए तो इनने सिंधु को क्या बोला, हिंदू, मतलब सिंधु से हिंदू बन गया और हिंदू से हिंदुस्तान नाम यहाँ से पड़ गया, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इंडिया हो गया, यूनानियों के द्वारा दिया गया है, आपको याद रखना है। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया है ना। ईरान पहले इसको हम पर्शिया के नाम से जानते थे, फारस के नाम से जानते थे। आर्यवर्त, आर्यों का निवास स्थान, आपने हिस्ट्री पढ़ी ही होगी, ठीक है, आर्यंस वगैरह, ठीक है। तो आर्यंस के द्वारा ही ये नाम दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक इसके अलावा जम्बूद्वीप, प्राचीन ग्रंथों में 7 द्वीपों के बारे में जिक्र मिलता है, उसमें से एक द्वीप था जम्बूद्वीप जिसमें हमारा भारत स्थित था, तो एक जम्बूद्वीप भी नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतने अलग अलग नाम आपको हमारे भारत के देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आप इनको दिमाग में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ना। और संविधान में यदि आप देखेंगे तो इंडिया भारत अभी काफी बहस जोर में है, तो ये 2 नाम हमें भारत में देखें। लेकिन यदि ऐसा बोलें कि सर इन दोनों में से भी ज्यादा महत्व किस नाम का है, इंडिया का कि भारत का, तो यदि हम वैश्विक स्तर पर यदि देखें तो इंडिया नाम का ज्यादा महत्व है, ठीक है, इंडिया नाम का ज्यादा महत्व है। संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है ना। और ऐसा इसलिए भी कि पूरे विश्व में जो हमें जानते हैं वो इंडिया नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया का ज्यादा महत्व है भारत से, ठीक है। यही कारण है कि भारत नाम किए जाने की जो आजकल चर्चा है जोरों पर है, ठीक है, वो सब अब देखते होंगे। देखिए यहाँ पर ये भारत है, ये ईरान यहाँ पर है, सॉरी ईरान यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर। चलिए, तो ये आई थिंक आपको नाम तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। भारत नाम कहाँ से आया, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर है। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत इन्हीं के टाइम से हुई थी। जो इंडिया नाम है ये भी इंडस रिवर से आया है, यूनानियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। हिंदुस्तान नाम कैसे आया, पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया है, ईरानी लोगों के द्वारा दिया गया है। आर्यवर्त, आर्यों के निवास स्थान को बोला जाता है। जम्बू द्वीप, प्राचीन ग्रंथों में 7 द्वीपों का जिक्र मिलता है जिसमें से एक जम्बू द्वीप है, ठीक है। चलिए, तो ये भैया आपको नाम क्लियर हो गए होंगे, है ना, इंट्रोडक्शन के तौर पर। अगला है यूनियन टेरिटरी। अब 28 राज्य तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया कि भैया इनकी कैपिटल याद कर लेना, ठीक है। अब हम एक बार फटाक से यूनियन टेरिटरी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखिए हमारा भारत है, ठीक है, और भारत में यहाँ पर आपको 2 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेंगी, ठीक है। 2019, ये एक डेट याद रख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019, ये डेट थोड़ा सा आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये डेट क्या है, इस दिन ये जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं ये प्रभावी हुई थी, अस्तित्व में आई थी एक प्रकार से, है ना। एक डेट 5 अगस्त की भी है ना, 5 अगस्त से ये प्रभावी हुआ था कि 2 यूनियन टेरिटरी बनाई जाएंगी, है ना, और लागू एक प्रकार से 31 अक्टूबर से हुआ था। ये सरदार पटेल की जयंती है, जो सरदार पटेल हैं हमारे,
ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता है, गृह मंत्री थे हमारे पहले, तो उनकी जयंती के अवसर पर ही इनको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पहले ये एक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था ना, जम्मू कश्मीर ये राज्य हुआ करता था जब 370 धारा लागू हुई थी, आपको पता होगा। फिर इसको हटाया गया और 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये वाला जो रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं लद्दाख, और ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गई है ना। 8 टोटल मैंने आपको बताई, 8 में से 2 यूनियन टेरिटरी आपको यहाँ पर देखने को मिली। ये डेट आपको नोट डाउन करना है, 31 अक्टूबर 2019, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 यहां पर देखिए भाई साहब, यहां पर है ना, ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं। ये यहां पर एक कैपिटल है चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़। ठीक है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ की भी थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए, है ना, इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपको पता है यहाँ पर एक राज्य जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पंजाब, और यहाँ पर जो आपको ये राज्य दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हरियाणा। ठीक है, पहले ये एक ही राज्य हुआ करते थे 1966। ठीक है, 1966 से पहले ये दोनों जो है एक ही राज्य हुआ करते थे, उसको हम बोलते थे पंजाब। ठीक है, लेकिन इसका जो एक हिंदी बेल्ट था नीचे वाला, उसने मांग की कि भैया हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, पंजाबी वाला अलग, हिंदी वाला अलग कर दो। तो एक नया राज्य बना 1966 में। ये भी एक लंबी बहस चली, है ना, आज़ादी के बाद से ही चल रही थी। इतनी जल्दी नहीं हो जाता जितनी जल्दी मैंने बोल दिया, लेकिन अभी हमें उसमें डेप्थ में नहीं जाना है। अभी इतना समझना है कि चंडीगढ़ की किस्सा क्या है। ठीक है, तो जब 1966 में नया राज्य बन रहा था हरियाणा, हिंदी भाषी जो बेल्ट था, तो उस समय सबसे बड़ी बहस थी कि देखिए यहाँ पर दोनों के ऊपर साइड, यहाँ बीचों बीच चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ कहाँ जाएगा, पंजाब के पास जाएगा कि हरियाणा के पास जाएगा। एक सबसे बड़ा डाउट ये था, सबसे बड़ा बहस का मुद्दा ये था। लेकिन उस समय बहुत अच्छा काम किया गया, 1966 में ही इसको क्या किया गया, यूटी घोषित किया गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए कि पूरा केंद्र के द्वारा ही एक प्रकार से कंट्रोल्ड होता है ना, ऐसा समझ लीजिए। इसके राज्य क्या होता है, अपने मुख्यमंत्री होते हैं एक प्रकार से, है ना, अपने पूरी विधायिका होती है ना, प्रॉपर मंत्री वगैरह होते हैं, फिर वो पूरा संचालन होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर दिल्ली में भी तो पूरी वो है, विधानसभा है। तो दिल्ली में भी विधानसभा है क्योंकि वो एक तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, सीएम भी होता है, लेकिन उस सीएम के पास भी उतनी पावर नहीं है ना, जितनी अदर राज्यों के सीएम वगैरह के पास होती है। अभी हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि केंद्र का ज्यादा प्रभुत्व होता है। एक दो आप दिल्ली को थोड़ा सा आप अपवाद के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, तो 1966 में ही चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, और संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की कैपिटल घोषित किया गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, संयुक्त रूप से इनकी कैपिटल इनको घोषित किया गया था और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों की कैपिटल है भैया, और याद रखना यूनियन टेरिटरी भी। तो ये 1 2 और ये 3 यूनियन टेरिटरी हो गई। इसी के नीचे हरियाणा और यूपी के बीच में यहाँ पर चौथी यूनियन टेरिटरी आपको दिल्ली देखने को मिलती है, जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है ना। यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये 5 यूनियन टेरिटरी हो गई। अब याद रखना है 26 जनवरी है ना 2020, ये एक डेट लिख दी मैंने, 26 जनवरी 2020 से पहले, है ना, ये जो 2 यूनियन टेरिटरी, अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी थी, है ना, दोनों अलग अलग थी, सेपरेट थी। दादर नागर हवेली अलग थी, दमन द्वीप अलग थी। लेकिन क्या किया, इस डेट को इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर गुजरात राज्य में देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 हो गई, तो 1 2 3 4 5 हो गई, है ना। एक यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगी, 6 हो गई, है ना। एक यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, 7, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर आपको पुदुचेरी, पांडिचेरी, इसके अलग अलग राज्य क्षेत्र अलग अलग, जैसे कि माहे यहाँ पर है, कराईकल यहाँ पर वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब अभी यहाँ पर देखने को मिलता है, सब अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ये पुदुचेरी हो गई 8वीं यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये 8 टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे भारत की। इनको एक बार हम थ्योरी में भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली दमन द्वीप, ठीक है, दमन इसकी कैपिटल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना है। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, कवरत्ती इसकी कैपिटल है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावित हुआ था, है ना, यूनियन टेरिटरी के रूप में। लद्दाख भी सेम डेट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी में देख लीजिए,
थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये पुडुचेरी में भैया जो इसके जिले हैं ना, जो क्षेत्र हैं, वो अलग अलग राज्यों में फैले हैं। जैसे कि देखिएगा यनम, यनम जो है यहाँ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये पुडुचेरी का ही क्षेत्र है। माहे एक जिला है, सबसे छोटा जिला है भारत का, ये आपको केरल में देखने को मिलता है। कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया जो पुदुचेरी है, इसके जो क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, एक तो केरल में है, और एक तो कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इन 3 राज्यों में इसके जो क्षेत्र हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। माहे, यनम और कराईकल और पुदुचेरी खुद, ठीक है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी टोटल मैंने आपको डिस्कस कराई हैं, फटाफट इनको आप देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलें। आई थिंक आपको ये यूनियन टेरिटरी और जो मैंने भारत के नाम बताए हैं ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका कोशिश करूंगा आंसर करूं, ठीक है। तो देखिए भैया, हमने परिचय के तौर पर अपना नाम भी बता दिया, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं हमारे भारत की उसमें वो भी बता दिया कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, ये भी बता दिया, थोड़ा बहुत आप परिचय हो गया। अब हम बताते हैं भारत की स्थिति, ठीक है, भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति भैया, भारत, पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, ये पूरा पृथ्वी खोल के हमने यहाँ पर रखी हुई है। ये आपको 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, है ना, इसमें ये हमारा छोटा सा भारत है। अब आप ऐसे मैप को देख के तो बता पा रहे हो कि भैया भारत ये है, लेकिन टेक्निकल तौर पे बताना यदि आप चाहो, है ना, जैसे अक्षांश देशांतर के हिसाब से कोई डायरेक्ट पहुंच जाए वहां पर। जैसे कि आपका मान लीजिए आप किसी भी शहर में रहते हो, है ना, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो, तो आप ऐसा बोलोगे दिल्ली में रहते हो, तो थोड़ी ना आपके तक कोई पहुंच पाएगा। आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, फलाना फलाना स्ट्रीट, फलाना फलाना मोहल्ला, है ना, प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा, तब कोई आपके घर तक पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही हमें भारत की भी प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये गोलार्ध क्या होता है? तो कोई दिक्कत नहीं, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, है ना। जो पुराने बच्चे देख रहे हैं वो थोड़ा सा शौक मत होइएगा कि इतना तो सबको पता होता है, ऐसा नहीं है। जब नए बच्चे तैयारी करने आते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, गांव के छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, तो उनको इतना भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध जरा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, एक रेखा होती है 0 डिग्री, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, है ना, इसको हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। और बीच से भी एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है। इसके पीछे होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो पार्ट हो गया ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हमारा भारत देखिए यहाँ पर है, ये 2 लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। तो भारत कहाँ हो गया? एक तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, है ना, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। यहां पर भारत हमारा स्थित है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी मतलब उत्तरी अक्षांश, ऐसा हम बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। अभी हम अक्षांश देशांतर जब डिस्कस करेंगे तो वो भी अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। अभी इतना याद रखिए कि उत्तर में है ना, और पूर्व में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है, तो इतना आपको पता चल गया। दूसरी बात क्या याद रखना है कि भैया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप मैंने आपको बताया था, और एशिया महाद्वीप में भी बीच से यदि मैं लाइन खींच दूं तो दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। तो एक और चीज पता चल गई कि भैया सबसे पहले तो हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ गए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध से दक्षिण एशिया में आ गए, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भारत कहां पर है, ठीक है। इसके बाद भी यदि हम बोलेंगे तो दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप भी जरा आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैप होगा, है ना, यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा हिमालय बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा यहाँ हिंदू कुश पर्वत वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं आपको एक मैप की ओर ले चलता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये आपको हमारी इंडियन प्लेट दिखाई दे रही है बच्चों, है ना, इंडियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पर हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है या हिंदू कुश पर्वत वगैरह है। तो इंडियन प्लेट में जो ये देश स्थित है ना, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, यहाँ पर भूटान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये सब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
मतलब ऐसे देश जो कि इंडियन प्लेट में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तो हमने सबसे पहले बोला भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, फिर हमने बोला दक्षिण एशिया का पार्ट है और भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो हम एग्जैक्ट कहां पहुंच गए? इस क्षेत्र में आ गए भैया, ये इस क्षेत्र में आ गए। ठीक है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो देश हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। ये 7 देश आपको याद रखना है। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन प्लेट में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है ना, उसको इनको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है और हिमालय से हिंद महासागर तक दक्षिण में प्रक्षेपित है ना। ये पूरा हिमालय से लेकर ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये इंडियन प्लेट को ही हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि भैया भारत की आप प्रॉपर लोकेशन बता पाएंगे। ठीक है, क्या क्या बता दिया हमने? सबसे पहले भैया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर हम एशिया में आ गए तो दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप आ गए भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देशों में से एक देश भारत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया लोकेशन। अब और भी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के थ्रू। आप प्रॉपर जैसे रहते हैं ना गूगल मैप, आपको किसी के घर जाना हो तो वो आपको लोकेशन भेज देगा, तो डायरेक्ट आप उसके घर के बाहर ही खड़े हो जाओगे। तो अभी हम वैसे भी पहुंचेंगे, है ना, गूगल मैप के थ्रू भी भारत तक पहुंचेंगे एग्जैक्ट। उसको बोलते हैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम भारत में आ गए तो उसका क्षेत्रफल डिस्कस कर लेते हैं। 3287,263, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे याद कर लीजिए। मुझे तो ऐसे ही याद है 3287,263 या फिर 3287263, जैसे भी आप याद कर पाए, इसको आपको रटना ही है। ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ये तो भैया फैक्ट। देखिए फैक्ट इज फैक्ट, फैक्ट फैक्ट होता है, उसको आपको रटना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। तो 32,87,263 ये हमारे भारत का एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.43% जो है ये वर्ल्ड के क्षेत्रफल का है ना। मतलब भैया ये विश्व है मान लीजिए, है ना, ये पूरा 100% हो गया, इसमें ये हमारा भारत है, तो ये पूरे 100% का कितना हो गया? 2.43% क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब दिक्कत वाली बात है भैया क्षेत्रफल तो चलो ठीक है, 7वें नंबर पर आते हैं हम क्षेत्रफल के अनुसार, चल जाएगा काफी क्षेत्रफल, लेकिन इस इतने से क्षेत्रफल में इतनी ज्यादा जनसंख्या को हमने ढो रखा है ना। मतलब क्षेत्रफल तो भैया विश्व का 2.3% है, लेकिन जनसंख्या विश्व के परसेंट की कितनी है? 17.5। आपको पता होगा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, तो याद रखना इस 2.43% क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या रहती है ये। और ये डेटा अभी तो ये बढ़ जाएगा, ये डेटा कब का है? ये 2011 सेंसस का है बच्चों, है ना। अभी तो 2021 की सेंसस नहीं आई है ना, क्योंकि ये जो डेटा है ये लगभग 121 करोड़ जनसंख्या का है। अभी हम लगभग 142-43 करोड़ जनसंख्या हो चुके हैं, तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, ये डेटा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है ना। तो याद रखना 2.43% पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर आते हैं हम, है ना। हमसे बड़े देश कौन कौन से हैं? तो जरा मैं वर्ल्ड मैप की ओर ले चलता हूं आपको। यहाँ पर देखिए रूस सबसे बड़ा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकली किस में आता है? यूरोप में आता है। ये सब आप कॉन्टिनेंट और मैपिंग सीरीज भी मेरी फॉलो कर लीजिए, उसमें भी बिल्कुल प्रॉपर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, है ना, फ्री में। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। रूस सबसे बड़ा हो गया, पहले नंबर पर आता है। उसके बाद भी यहाँ पर कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अमेरिका आ जाएगा 3rd पर, और 4th पे चीन आ जाएगा। अब सुन लो, यहाँ पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रामायण का पाठ करोगे, है ना, बोलोगे कि सर ऐसा नहीं है, आप गलत पढ़ा रहे हो, है ना। क्योंकि कई जगह क्या होता है 3rd नंबर पर, यहाँ पर एकदम पहला तो रूस हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकना, पहले नंबर पर रूस हो गया, है ना। 2nd नंबर पर कनाडा हो गया। ठीक है, 3rd नंबर पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो यूएस से हो गया। ठीक है, और 4th पर हो गया चीन। ठीक है, अब बहुत सारी जगह क्या होता है 3rd नंबर पर, यहाँ पर मैं एक और बगल में लिख रहा हूँ, दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर 3rd पर चीन और 4th पर कनाडा।
बहुत सारी जगह बच्चों ऐसा लिखा मिलता है ना, चीन ज्यादातर जगह थर्ड पर चीन और फोर्थ पर। अब आपको पता है कि चीन का भैया जो वो है, क्या होता है कि साम्राज्यवादी नीति है, अक्सर वो दूसरे के देशों का जो क्षेत्रफल है वो क्लेम करता रहता है, जैसे कि हमारे भारत का जो लद्दाख वाला रीजन है उसने क्लेम कर रखा है, इधर मंगोलिया का क्लेम कर रखा है, ठीक है, यहाँ से भी विवाद है, हर जगह से उसके विवाद चलते हैं सीमाओं को लेकर के, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल को लेकर के काफी दिक्कत वाली बात है, चलती रहती है, हालांकि उसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। हमें ये याद रखना कि थर्ड पर यूएसए है, फोर्थ पर चीन है। क्यों, कैसे सर, कैसे बता रहे हो आप? तो एक तो यूएन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो थर्ड पर है वो चीन ही है, ठीक है, सॉरी, थर्ड पर जो है वो यूएसए ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अंतर है इनके क्षेत्रफल में, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना थर्ड पर यूएसए, चीन पर परंतु ये भी याद रख लीजिए थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है, कि बहुत सारी जगह थर्ड पर चीन और फोर्थ पर कनाडा दिखने को मिलता है। तो कभी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ गया कि इसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिया और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने उस बुक को प्रेफर किया हो जहां पर थर्ड पर चीन दे रखा था। तो दोनों डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना। ऑथेंटिक तो यही वाला है, ठीक है, चीन नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी आ गया तो आप देख लेना, अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चीन हो गया, ठीक है। फिर आता है ब्राजील, है ना, फिफ्थ पर आ जाएगा यहाँ पर ब्राजील। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है भारत, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा सातवां नंबर आता है भैया, ये आपको याद रखना है, ये 7 बड़े देश आपको याद रखना है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है, ठीक है, 8वें पर अर्जेंटीना आता है। तो ये कम से कम 8 देश आपको अकॉर्डिंग टू एरिया पता होना चाहिए। जो डाउट थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब एक बार हम जनसंख्या भी जरा देख लेते हैं ना, जनसंख्या के अनुसार क्या बात है भैया, ठीक है। यहाँ जनसंख्या, हाँ, जनसंख्या की यदि हम बात करेंगे तो जनसंख्या के अनुसार पहले नंबर पर आता है चीन, ठीक है, ये आपको पता है। सेकंड नंबर पर आता है भारत, ठीक है, इनका तो कोई मुकाबला नहीं है इन दो देशों का, दूर दूर तक भी कोई नहीं है। थर्ड पर आता है यूएसए, ठीक है। फोर्थ पर आता है यहाँ पर आपको कनाडा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फोर्थ पर कनाडा देखने को मिल जाएगा। फिफ्थ पर यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये है। और सिक्स पर आपको यहाँ पर ब्राजील देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सिक्स पर आपको यहाँ पर ब्राजील देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 6 देश आपको याद रखना है, चाइना, भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, ठीक है। फोर्थ पर ये हो गया आपका इंडोनेशिया, फिफ्थ पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, सिक्स्थ पर ब्राजील, ठीक है। अब जनसंख्या में ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या हालांकि उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपडेट रहते चलना है, ठीक है। अब हालांकि देखिए हाल ही में एक डेटा आया था बच्चों, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन था बच्चों को, यूएनएफपीए, है ना, यूएनएफपीए, यूएनएफपीए का एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या है इस साल के मध्य तक चीन की जनसंख्या को पीछे कर देगी, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी। और काफी ज्यादा आर्टिकल, काफी ज्यादा लेक्चर्स टीचर्स ने कवर किए थे कि जो भारत की जनसंख्या है वो ज्यादा हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको याद रखना है, वो जो एजेंसी ने अपना डेटा दिया वो सेकेंडरी डेटा के आधार पर दिया, ठीक है, प्राइमरी डेटा के आधार पर नहीं दिया है। ये क्या होता है ये समझ लो जरा, मतलब एग्जाम में दी सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपको चीन को ही रखना है। लेकिन ऐसा आ गया कि भैया यूएनएफपीए ऐसा करंट से रिलेटेड कर दिया कि हाल ही में यूएन की एजेंसी यूएनएफपीए ने ये रिपोर्ट दी थी, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो आप भारत को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसको समझ लीजिए। सेकेंडरी डेटा मतलब इन्होंने कुछ आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों के सैंपल के अनुसार ये पूरा डेटा दे दिया, है ना, जो प्रीवियस आंकड़े थे। एक होता है प्राइमरी डेटा, है ना, प्राइमरी डेटा मतलब प्राथमिक डाटा, मतलब जैसे हर 10 सालों में हम सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं, उसमें जो आंकड़ा आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है ना। तो जब 2021 का डेटा हमारे पास आ जाएगा उसको हम प्राइमरी डेटा मानेंगे, प्राथमिक डाटा मानेंगे। और उसके बाद यदि हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा है तो फिर हम ऑफिशियल तौर पर मानेंगे कि हम चीन से आगे निकल चुके हैं। लेकिन ये एक रिपोर्ट है, तो यदि इसके अनुसार क्वेश्चन बनता है तो आप टिक कर सकते हैं भारत को प्रथम, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आया तो हमें भारत को सेकंड पर ही रखना है, ठीक है। तो ये भी डाउट मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एनएफपीए ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया कि भारत 2023 के मध्य तक सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया।
तो आई थिंक हमने ये भी डिस्कस कर लिया, क्षेत्रफल बड़े देश है ना, जनसंख्या में बड़े देश, एरिया में बड़े देश। विस्तार हम देख लेते हैं, है ना। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप किसी को घर का एड्रेस भेजते हो, तो आजकल तो आपको एड्रेस से नहीं, सीधे आप व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देते हैं। तो हमें भी व्हाट्सएप की लोकेशन टाइप से ही, यदि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना है, कि मतलब हम डायरेक्ट यहीं पर आ जाए, है ना, विश्व में यहीं पर पहुंच जाए, तो आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अनुसार आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या होता है? अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है ना, इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी अक्षांश देशांतर में, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे ग्लोब पर रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो ये इस प्रकार से लाइन है इनको हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं होती हैं, और जो हमारे भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, ठीक है। ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। मतलब नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, है ना। हालांकि सदर्न मोस्ट पॉइंट तो नहीं है, सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको यहाँ अंडमान निकोबार में 6 4 देखने को मिलता है, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, है ना। अब यहाँ पर उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस करा दिया जब मैंने आपको बताया भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और संपूर्ण विस्तार मतलब अंडमान निकोबार को भी आप यहाँ पर उठा लेंगे तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार में, है ना। इंदिरा कॉल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट हम उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आज 6 4 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कॉल, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो पिग्मिलियन इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है यहां पर ग्रेट निकोबार में, ठीक है। मतलब भारत का ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है? इंदिरा कॉल है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु, यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में गुहार मोती गौर माता गुजरात कच्छ जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मुख्य भूमि मतलब ये हमारा मुख्य भूमि है भारत की, है ना। अंडमान निकोबार तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में। यदि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ ले तो यहाँ पर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलता है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लास्ट पॉइंट, तो इसको हम कैप कैमोरन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो ये भारत के डिफरेंट बिंदु हैं, सदर्न मोस्ट, है ना, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये आप याद रख लीजिएगा। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किविथु, गुहार मोती, कन्याकुमारी, ठीक है। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी पॉइंट याद रख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, है ना, ये विड्थ कितनी है, ठीक है। तो यहां से आप, ठीक है, यहां तक आएंगे तो आपको 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और यहां से यहां आएंगे तो 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो ये लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और यहां से यहां की अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की 2933 किलोमीटर है। तो ये भी आप लेंथ याद रख लीजिएगा, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। 3214 2933। और भारत की इन चारों पॉइंटों को आप जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो भारत की जो संरचना है ये कौन सी है? चतुष्कोणीय संरचना है, ठीक है। टेट्रागोनल इसको हम बोलते हैं, चतुष्कोणीय संरचना है, आपको याद रखना है भारत के, ठीक है। इसके अलावा भारत में 5 भू आविष्ठित देश भी हैं, 5 भू आविष्ठित राज्य भी हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट भी हैं। ये लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होते हैं? ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना ही किसी सागर महासागर से लगती है, मतलब चारों जो राज्य हैं अन्य राज्यों से घिरे हुए हैं, है ना। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। ये जो 5 राज्य आप देख रहे हैं, इनकी सीमा ना तो किसी देश से लग रही है, ना ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, किसी अन्य सागरी जलीय निकाय से लग रही है। जलीय निकाय मतलब सागर महासागर, ठीक है। तो ऐसे राज्यों को हम बोलते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट। तो भारत में 5 लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो वही सारी चीजें लिखी हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहां तक ही था, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, क्योंकि चूंकि पहला लेक्चर था तो होना ही था लंबा, कोई दिक्कत नहीं। अगला लेक्चर जो रहेगा 30 से 40 मिनट के बीच में ही रहेगा, ठीक है। आज हमने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा है, भारत के नाम, भारत की लोकेशन, ठीक है, बेसिक चीजें, सदर्न मोस्ट पॉइंट, है ना, नदर मोस्ट पॉइंट, ये सब बेसिक चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर अक्षांश, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध जोड़ लेना यहां पर, गोलार्ध। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू एरिया, जो वर्ल्ड है में हमारा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, वो कौन सा है? 7वां है। हमसे पहले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चीन आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर भारत आता है 7वें नंबर पर। 8वें पर अर्जेंटीना आता है। भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु क्या है? तो 8 4 से 37 6 68 7 से 97 25, 68 7 पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सॉरी 68 पूर्वी देशांतर गुजरात में, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पूर्वी देशांतर ही होगा, क्योंकि अब देशांतर के अनुसार देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में हम स्थित हैं, ठीक है। तो गुजरात में मैंने आपको बताया ना, पश्चिमी गुहारमोती पॉइंट, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए एनटीपीसी एसएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगला है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सुदूरस्थ बोल रहा है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी, ठीक है। भारत का जो ये वाला पॉइंट है ना, यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी है? लक्षद्वीप सबसे छोटी है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.43% है, जिसमें 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो ये बच्चों जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करा दिए हैं। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो अगला लेक्चर होगा मैं उस लेक्चर में डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर जरूर करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे। काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आसानी से मैं आपको यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आप हमारी सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके अलावा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।